हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल चांडिले, आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। और आज हमारी जो क्लास है, काफ़ी बच्चे शिकायत करते हैं कि बस केवीएस के पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है। डीएसएसबी के काफ़ी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों के लिए कोई क्लास नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो आप क्लियर कर लीजिए इस बात को कि जितनी भी क्लासेज केवीएस की आ रही हैं वो सारी की सारी क्लासेज आपको डीएसएसबी में हेल्पफुल होंगी, क्योंकि केवीएस का सिलेबस कम है और केवीएस का खासतौर से जीएस का सिलेबस कम है। इसलिए उसमें सिलेक्टिव टॉपिक आपको करने होंगे, लेकिन वो सारे के सारे टॉपिक आपको केवीएस के डीएसएसबी में भी आएंगे आएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आज की क्लास है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि डीएसएसबी की जो आज की क्लास है, इसमें मैंने देखिए पहली स्लाइड में आपको दिखाया था कि मैं क्या करवाने वाला हूँ। और इसमें मैंने लिखा है कि पीजीटी हिस्ट्री का फीमेल का पेपर हुआ था 28 जून 2021 को, पहली शिफ्ट का पेपर है। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल, दो पेपर से मैंने वो क्वेश्चन उठाए जो क्वेश्चन आपको दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। या तो आप सब्जेक्ट कंसर्न में वो कॉमन टॉपिक उठाए गए हैं, या फिर क्योंकि आपने देखा है कि जनरल अवेयरनेस आती है डीएसएसबी में, तो उसी के काउंटर पार्ट में आप देखें तो करंट अफेयर्स जो पिछली बार 2018 में केवीएस में दी गई है, वो करंट अफेयर में स्टैटिक जीएस डाली गई थी काफ़ी। तो स्टैटिक जीएस के वो पोर्शन उठाए जाएंगे और सारे वो क्वेश्चन उठाए जाएंगे, दोनों में कॉमन है जो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक बच्चे जुड़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट के कोर्सेज, जो क्लासेज हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिवीजन क्लासेज हैं। बच्चे रिवीजन करेंगे, कंटेंट कंप्लीट करेंगे और रिवीजन यहाँ पर आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो ओल्ड स्टूडेंट की क्लासेस चल रही है। फिर से हम जो है सारे टॉपिक की रिवीजन क्लासेस फिर से शुरू करेंगे। अगले महीने से वो काम होगा, क्योंकि इस महीने कोर्स को कंप्लीट करने पे काम होगा। डीएसएसबी प्राइमरी टीचर की भी तैयारी के लिए जो है, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोनों ही पार्ट का कोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर इस कोर्स के अंदर भी और इस कोर्स के अंदर भी दोनों में ही टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। फ्री 20 मॉक टेस्ट सीरीज कर दी गई है और सेम यहाँ पर भी कर दी गई है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इन कोर्स से जुड़ सकते हैं, डेमो क्लास दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो स्पेशली केवीएसटी की अभी रिसेंट में हमने लॉन्च की है, उसका टेस्ट जो है सेकंड टेस्ट वो पेंडिंग था। वो रीजन मैंने आपको बता भी दिया था, तो उस टेस्ट को कल या परसों में लाइव कर दिया जाएगा। सेकंड टेस्ट को आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे ही वो लाइव होगा, सब टीचर उसको अटेम्प्ट करके देखेंगे, तो उस जब वो कोई भी उसमें एरर हमें दिखाई नहीं देगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे केवल टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट होंगे और उसमें अभी मल्टीपल अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट रखे गए हैं। तो आप सभी बच्चों की ये अटेम्प्ट आगे नीड के हिसाब से रिवाइज करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम जल्दी से अब शुरू करते हैं। हमारा ये क्लास, आर यू रेडी? आप सभी तैयार हैं? मुझे लगता है जितने बच्चे लाइव जुड़ते हैं लगभग जुड़ चुके हैं। तो उन्हीं बच्चों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास में आपको इस में परेशान नहीं होना कि ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे, लेकिन मैं इनको ट्रांसलेट कर दूंगा, साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा। युवा बंगाल आंदोलन जो कि 1826 से 1832, ये सारे क्वेश्चन आपको हम प्रीवियस ईयर से करवा रहे हैं। ठीक है। और ये देखिए टॉपिक मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये आपके दोनों ही पार्ट में है। जो केवीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो उनको पता है कि सोशल कल्चरल रेनेसेंस का टॉपिक है। और उसमें आपको ये करवाया भी गया है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? द यंग बंग आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय होम। इंग्लिश में अगर देखें तो इसका सही आंसर कौन सा है? विलियम बेडनबर्न, विलियम बेंटिक, विलियम हेस्टिंग, हेनरी विवियन डेरिजियो। तो दिस इज द राइट आंसर। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ये एक रेडिकल मूवमेंट था, लोगों को लॉजिकल थिंकिंग पे करता था, अंधविश्वास को दूर करके, जातिवाद को दूर करके। तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जिस पे काम किया गया था उस समय पे। हमारा सही आंसर आ चुका है। हेनरी विवियन डेरिजियो हिंदू कॉलेज में, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें पढ़ाते रहे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो एक टर्म यूज की गई है, राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, उस विशेषता को किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस ऑफ महाभियोग। ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या जर्मनी।
तो सही आंसर इसका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका एक पोर्शन है केवीएस में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उसमें सरकार के पार्ट कौन कौन से हैं उसमें पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, इसकी क्लासेस अपलोड होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड स्टूडेंट अपने डाटा को अपडेट करते रहें। निम्नलिखित में से किसने 1919 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। क्योंकि आप कई ऑप्शन हटा सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू इस समय पर एक्टिव नहीं हुए थे, दादा भाई नौरोजी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू में से ही ऑप्शन बनेगा। तो मोतीलाल नेहरू was the president of Indian National Congress session of अमृतसर which was held in 1919। तो मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो आप इसको जो है क्लास को जरूर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी इस साल भी रहेगी। 11वें दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो इसमें अभय देओल अभिनीत फिल्म है, उसने उन्होंने एक्टिंग की है। तो ये मूवी है जंगल क्राई। ठीक है, जंगल क्राई नाम से मूवी है, जो जिन्होंने जो जिसने ये अवार्ड जीता है। काफी अच्छी मूवी है, आप भी देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ये आपके करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसमें तो आएंगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। तो किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सेनवान, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। अगर बॉलर के रूप में देखें तो दो ऑप्शन हम निकाल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर रेगुलर बॉलर नहीं रहे हैं, वो पार्ट टाइम रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग भी रेगुलर बॉलर नहीं रहे हैं, वो पार्ट टाइम रहे हैं। तो अब यहाँ पर नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, सेन वान जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है, पेपर में यह आई। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये तो बात ही छोड़ दी जाए, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इनमें से गलत है? विच स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस इज इनकरेक्ट? यानी कि 3 स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट एंड दैट इज आवर आंसर। सरसों खरीफ की फसल है। 3 सीजन होते हैं खेती के, आपको कंटेंट में ये चीजें करवाई जा रही हैं। ठीक है, सरसों खरीफ की नहीं है, ये रबी की फसल है, आपको ये चीजें पता है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें एक ही ढूंढनी थी तो पहले से ही मिल गया, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर ठीक है या नहीं। गेहूं रबी की फसल है। आप सभी बच्चे इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको याद आ रहे हैं वो फैक्ट आप चैट बॉक्स में डालते रहें। रिवीजन आपकी रिकॉलिंग की हैबिट बनेगी। ठीक है, रिकॉलिंग की हैबिट बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर। जितनी जल्दी आप रिकॉल करेंगे चीजों को, उतना ही आपका पेपर में वो ऑप्शन निकाल पाएंगे। तो रिकॉलिंग कर लीजिए, माइंड स्टॉर्मिंग कर लीजिए, और इस तरीके से आप जो है अपने एक अच्छा इस सेशन को बना सकते हैं। दूसरा, एक दूसरे सीखने में मदद कर सकते हैं। सभी अपने फैक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो मान लीजिए आप इस भी लाइव क्लास में अगर 10 से 20 बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये 10 बच्चे, मतलब आप 10 बच्चों का फैक्ट जो है उसमें जुड़ेगा, तो आप 10 गुना रिवीजन कर पाएंगे। इस तरीके से इस क्लास को एक्टिव बनाइए। गेहूं रबी की फसल है, ये तो ठीक है। बाजरा खरीफ की है, बिल्कुल गर्मी में होता है, ये भी ठीक है। जो रबी की, ये सर्दी में होता है जो गेहूं के साथ, तो ये भी ठीक है। तो हमारा एक ऑप्शन जो गलत है वो सरसों हो गया। ठीक है, कंटेंट क्लास में ये चीजें करवाई जा रही हैं। ठीक है, और इंटरेक्टिव तरीके से डिजाइन कर दी गई हैं, बस डिलीवर करना है। थोड़ा सा बस मन में संशय ये रहता है कि कहीं केवीएस पीआरटी का सिलेबस ना बदल जाए या कुछ ऐसा पैटर्न ना बदल जाए, इसलिए थोड़ा सा रहता है कि इतनी मेहनत की जाए और वो सारी की सारी खराब ना हो जाए, बस ये दिमाग में रहता है। लेकिन फिर भी इतना आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, हम ये मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु रोग का उदाहरण है? जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो हम पहचानेंगे सबसे पहले, अगर हमें ना भी बताओ तो हम ऐसे चीजों को निकालेंगे जिन चीजों में हमें श्योरिटी होती है। जैसे पोलियो वायरस होता है, ये तो पोलियो का वायरस होता है, इसको आप काट सकते हैं। इबोला वायरस भी आपने सुना होगा, अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रकोप रहा था, इसको भी काट सकते हैं। अब हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस की बीमारी वायरस से होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब रह गया हमारा आंत ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 1, पहला आंसर हमारा निकला है इसमें। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पर। किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अगर आप मिनरल्स का टॉपिक करते हैं, मिनरल्स का टॉपिक आप सभी जानते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और यहाँ भी आया।
तो उसमें आप देखते हैं कि हजारीबाग प्लेचू है। हजारीबाग प्लेचू के अंदर, इस प्लेचू के अंदर, और एक कोडरमा प्लेचू है जो कि झारखंड के अंदर ही है। य- यहाँ पर एक मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है माइका। भारत में माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप कई चीजें देखिए, यहाँ पर हजारीबाग भी याद रह जाए, माइका आपने मिनरल्स पढ़ा है तो आपको राष्ट्रीय उद्यान भी पता चल जाएगा। आपका आंसर हो गया झारखंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि दो पेपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आज रेलेवेंट नहीं रहेंगे, जैसे पिछले साल अप्रैल में क्या हुआ था, तो आज अप्रैल जा चुका है। इस साल का 2021 के जो इररेलेवेंट क्वेश्चन थे वो मैंने हटा दिए हैं। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आपको दिए जा रहे हैं। अनुच्छेद 371 बी निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का 370 अनुच्छेद था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष रियायतें देता था, अब ऐसा ही कई और भी अनुच्छेद हैं जैसे 371 बी। और ये चीजें तब पूछी जाती है जब ये अखबार में आ जाए। ठीक है, तो ये कौन से राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान देने के से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम का कुछ जनजाति क्षेत्र है जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, क्योंकि ये योजनाएं जो होती हैं वो एक साल में नहीं खत्म होती, ये 2 3 4 साल तक पूछी जाती रहती हैं, तो इस क्वेश्चन को रख लिया गया है। किस मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू डू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स, कौन सा काम करना चाहिए इन द इकोनॉमी के बीच संयुक्त पहल है? इन दोनों के बीच में जो है ये एक पहल है, जेंडर संवाद इवेंट शुरू किया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने, सीधा याद रखें, जेंडर संवाद इवेंट, ठीक है, उसको शुरू किया गया है। तो ये सही आंसर है ग्रामीण विकास। हम ज्यादा ऑप्शंस नहीं खंगालेंगे, सीधा आंसर बताएंगे ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आप सभी के लिए सूचना है कि आज पॉसिबली इवनिंग तक आपको मई के करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, लेकिन पहले आप इनको तैयार करें। 2 3 दिन में आपको जून के मिल जाएंगे और उसके बाद 2 3 दिन में इसी वीक आपको जुलाई के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कई चीज़ें जो कमिट की गई हैं, काफ़ी बच्चे जो मैसेज करते हैं कि आपके भरोसे बैठे हैं करंट अफेयर के मामले में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके को जिस भी कोर्स से आज आप जुड़े हैं, कंप्लीट कोर्स है, जैसे केवीएस का पीआरटी का कोर्स है, या फिर डीएसएसबी का पीआरटी का कोर्स है, या फिर डीएसएसबी का जो पार्ट 2 का कोर्स है, या फिर आप जनरल पेपर से जुड़े हुए हैं, तो आपको करंट अफेयर जहां जहां बनती है वहां आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आप सभी को देखिए, एक क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन केवीएस में जो करंट अफेयर का पोर्शन है 10 नंबर का, वहां पे आने की संभावना है। वहां पहले भी स्टैटिक जीएस दी गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ताजमहल में प्रयुक्त किया गया जो पारभासी, पारभासी होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, एक तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, एक होता है ओपेक जिसमें कुछ नहीं दिखता, और दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट जिसमें कुछ कुछ दिखता है। तो ऐसा पारभासी संग जो सफेद संगमरमर है, सीधी सी बात है, वो किस राज्य से लेकर आया गया है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये राजस्थान के मकराना से, वहां से ही ये सफेद संगमरमर लेके आया गया और ताजमहल में लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से किस देश ने स्पुतनिक वी नाम की कोविड 19 वैक्सीन विकसित की है? तो आप इस चीज को देखिए कि पिछले साल ये चीज एक्टिव थी, इस साल भी आने की संभावना है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी भी चल रहा है। जो छोटे बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन चल रहा है, इसके अलावा बूस्टर डोज भी चल रही है, और फिर से कोविड के केसेस जो है वो उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोविड 19 इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज, जो कि 2019 में एक नया वायरस खोजा गया जिससे ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन विकसित की गई स्पुतनिक नाम से, वो किस देश के द्वारा? वो रूस के द्वारा विकसित की गई है। भारत की बात करें तो भारत में 2 वैक्सीन विकसित हुई, एक भारत बायोटेक के द्वारा की गई थी। तो भारत बायोटेक के द्वारा कौन सी की गई थी, आप बताइए। जब तक मैं इसको लिखता हूँ आपको भी तो पता होना चाहिए कि आप वैक्सीन लगवा के बैठे हैं और किसकी लगवाई पता ही नहीं। इन्होंने कोवैक्सीन विकसित की थी। उसके बाद एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में
पुणे में ये है। ठीक है, तो इसने एक और वैक्सीन विकसित की थी जिसका नाम है कोविशील्ड। ठीक है, और ये कोवैक्सीन के अंदर जो वायरस था वो मरा हुआ था। मरा हुआ वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया, बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाई, उसको आइडेंटिफाई किया, उसके चारों तरफ जो प्रोटीन कोटिंग होती है उससे वो पहचान लेता है कि हमारी बॉडी की कोशिका नहीं है, तो उसको एंटीजन काउंट करता है। और कोविशील्ड में अटेनुएट यानी कि वीक किया हुआ वायरस डाला गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो प्लानिंग कमीशन कॉमन टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है। तो प्लानिंग कमीशन आपको केवीएस में भी है, लेकिन ये डीएसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में जो प्लानिंग कमीशन है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1950 में ऐसा किया गया था, प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृत सागर इनमें से किस स्थान पर है? चलिए आपके लिए क्वेश्चन पुट करते हैं, आप ये जब क्लास खत्म होगी तो इसका आंसर बताएं कि मृत सागर असल में है कहाँ पर, किस देश में है या किन दो देशों के बीच में है। ये ऐसा सागर है जिसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेलाइन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसमें कोई भी जंतु जो है वो जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि नमक ज़्यादा होने की वजह से उसकी कोशिकाओं से सारा पानी बाहर आ जाता है ओस्मोसिस के द्वारा। तो ये यहाँ पर जितने कोई भी जीव जो है जिंदा नहीं रह पाता उसमें, तो इसलिए इसको डेड सी कहा जाता है। और ये डेड सी के अंदर आप एक और चीज़ देखेंगे, क्योंकि सैलिनिटी ज़्यादा है तो इसी की वजह से आप ये चीज़ नोट करेंगे कि डेड सी में सैलिनिटी अधिक होने की वजह से ये इतना डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है कि अगर आप इसमें लेट जाएं पानी में तो आप डूबेंगे नहीं, ये आप तैरते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एशिया महाद्वीप में है, और आपका टास्क है कि ये कौन सी कंट्री है, ये दो कंट्रीज के बीच में है, आप इस चीज़ को बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता, लेकिन आइडिया ये है कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी? अब्दुल कलाम एक सम्मानित फिगर है, हर भारतीय के दिल में बसने वाले, तो उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बुक आती है उस पर क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश रहती है। अब्दुल कलाम की खुद की भी कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें से एक विंग्स ऑफ फायर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर, इसको हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? वो ये अब्दुल कलाम की नहीं है, उनके बारे में है। डॉक्टर एएस पिल्लई ने ये किताब लिखी है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरीज एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, अक्सर क्या होता है पहले व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डीएसएसबी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि भाई हम तीसरी दुनिया ऐसे ही नहीं कहलाते। हमारे समय से ही जब हम तैयारी किया करते थे तभी से हम इसको तीसरी दुनिया कहते हैं कि ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जिसकी अपेक्षा ही नहीं थी। तो देखिए पहला आदमी असल में वहां पर गया, तो यान जो गया है वो यूएसए का गया है, लेकिन उसमें अकेला आदमी नहीं गया था। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति था जो वो सोवियत यूनियन का गया था, अंतरिक्ष में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है यूरी गागरिन। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा? तो यूएसए के यान में कई व्यक्ति गए थे, और उनमें से जो जिसने पहला कदम रखा वो था कौन? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जी। लेकिन इन्होंने कहा दूसरा व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग के तुरंत बाद जो व्यक्ति उतरा था सेम यान से, वो था एडविन एल्ड्रिन। तो इनको कोई नहीं पूछता, जिनको उनको डीएसएस भी पूछ लेती है कि सेकंड कौन आया। इनमें से किस व्यक्ति को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? विच वन इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन, इंडियन प्लानिंग? तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, पीसी महालनोबिस नाम के व्यक्ति है। सेकंड जो प्लानिंग है वो इन्हीं के नाम पर है, नेहरू महालनोबिस, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था, अमर्त्य सेन नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो गया तीसरा। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है, महासागरों में चला जाता है पानी के रूप में, वायुमंडल में चला जाता है वो वेपर्स के रूप में, और भूमि के बीच भी घूमता रहता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ठीक है, समुद्र में है, समुद्र से वायुमंडल में चला गया और फिर जमीन पर बारिश हो गई है, तो फिर से बह के वापस आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, कि यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, पहले वेपराइजेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद रेनफॉल हुआ, और फिर ये रन ऑफ है, रन ऑफ से वापस वो वाटर बॉडी में आ गया। आप सभी जानते हैं दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेप एंड
forms of water in which it travel through the oceans, the atmosphere and through the land. This is called as जल चक्र और वाटर साइकिल। इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम क्षमता कितनी है? देखिए ये डराया जाता है। अनुच्छेद 80 आपने ना भी आता हो तो आपको बस इतना ध्यान रखना है राज्यसभा की अधिकतम क्षमता कितनी है। तो अगर यहाँ पर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकतम राज्यसभा की सीट जो है वो 250 तक हो सकती है। हालांकि फिलहाल इतनी यूटिलाइज हो रही है, लेकिन 250 तक हो सकती है। ये हमारा आंसर होगा। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत किससे हुई? एक क्वेश्चन 90 से 95% क्वेश्चन केवीएस में रेलेवेंट है। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन मैंने इसको भी लिया। डिबेट चल रही थी कि कौन सा मॉडल जो है इकोनॉमी का वो ठीक है। एक तो था कैपिटलिज्म जिसको अमेरिका फॉलो कर रहा था, और दूसरा था सोशलिज्म जिसको सोवियत यूनियन फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म में एक दिक्कत हुई कि द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई 1929 में। अमेरिका में बुरा हाल हो गया था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने अपनी जो थोड़ी पॉलिसी है उसमें कुछ सोशलिज्म के एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस किए। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन जो है, महान मंदी कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड को जो है परेशान कर दिया था। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार तानसेन सहित कितने रत्न थे? तो तानसेन जो है वो म्यूजिशियन था अकबर के दरबार में, और इसके साथ कितने रत्न थे? टोटल 9 रत्न थे। आप सभी को पता है, ठीक है। उसमें बीरबल था, आप जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो तानसेन हो ही गया। उसके बाद अब्दुल रहीम, जिसके रहीम के दोहे आप पढ़ते हैं, वो है। उसके बाद रहीम का ही भाई है एक अबुल फजल, जिसने अकबरनामा पुस्तक लिखी है और आईने अकबरी पुस्तक लिखी है, वो भी उसमें शामिल था। फिर टोडरमल जो इसका वित्त मंत्री है, जिसने उसकी सारी रेवेन्यू की पॉलिसी अपना जो डिजाइन की, वो भी इसमें शामिल था। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। उसके बाद मान सिंह, राजा मान सिंह भी इसी में है, ठीक है। ऐसे ही करके एक भारमल नाम से व्यक्ति है, वो भी इसमें है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आध और रह गया। टोटल 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, ये ध्यान रखें बस। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? नेशनल मूवमेंट में आपको ये करवाया गया है कंटेंट कोर्स में हमारे में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे तो 1915 का साल था, ठीक है। और इस साल को वो जो है किस किस तारीख को यहाँ पहुंचे वो भी आपको बताया गया है। तो उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1915 में वो आए हैं। 1915 में भारत का उनका आगमन हुआ। साउथ अफ्रीका में एक बड़ी लड़ाई लड़के आए। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया दिया गया है, किस संशोधन के अधिनियम में ये पेश किया गया था? देखिए, सभी शिक्षा का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार नहीं था। पहले 45 जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, और ये होता था डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन अब ये जो डीपीएसपी है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसमें 86वां संशोधन किया गया, और उसके दौरान 21 जो आर्टिकल है उसमें एक और पार्ट जोड़ा गया जिसको कहते हैं 21A, जिसमें कहा गया कि शिक्षा भी एक फंडामेंटल राइट है। तो स्टेट की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टेट जो है उस पर केस हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। और इस आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के जो बच्चे रह गए उनके बारे में बात की गई है कि उनकी प्राइमरी एजुकेशन या उनकी खाने पीने से संबंधित चीज़ें जो है वो इसमें कर दी जाए, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन करके ये चीज़ की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी संविधान संशोधन में एक और काम किया गया था जो अभी बात की, कि 51 जो है आर्टिकल, उसके अंदर एक और पार्ट जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि माता पिता की ड्यूटी है वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है। उस योजना का नाम क्या था जिसके तहत भारत ने अन्य देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की? देखिए, अक्सर इस डिप्लोमेसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर, ठीक है। हम लोगों को अपने हक में, अपने पक्ष में भी करना चाहते हैं, और हम कोई झगड़ा भी नहीं करवा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। हम अपनी वो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, देखिए वर्ल्ड की 60% जो वैक्सीन है वो भारत में बनती है। इसके अलावा यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रोग्राम हैं जिसमें गरीब देशों को, अफ्रीका के देशों को वैक्सीन जो है वो
लगाई जाती है, तो भारत उसमें वैक्सीन से कंट्रीब्यूशन करता है, ना कि भारत ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा या हथियार दूंगा। ठीक है, कभी कभी सैनिक भेज देता है, लेकिन यूएन के प्रोग्राम में मैक्सिमम वैक्सीन भारत की तरफ से जाती है, तो भारत के पास बेस है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और इसी यही बात है कि भारत ने, हालांकि इस पे विवाद भी हुआ था कि खुद के टीके पूरे नहीं हो रहे, बाहर क्यों भेज रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट था। और भारत ने अन्य देशों को एक तरह से, जैसे कहते हैं, गुडविल गेस्चर के रूप में वैक्सीन भेजी थी। इस योजना का नाम था वैक्सीन मैत्री। तो इसको ध्यान रखें, पेपर में है तो आ ही गया है, तो पर अब इसको ध्यान रखना भी ठीक है। नालंदा की स्थापना कौन सी शताब्दी ईस्वी में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय काफी फेमस विश्वविद्यालय है। तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। आपके लिए चलिए क्वेश्चन रखते हैं, किसने की थी और इसको किसने तोड़ा था। ठीक है, ये शाम तक क्वेश्चन रहेगा, फिर मैं बाद में इसका आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, आंसर पिन कर देंगे तो आप अपना मैच कर लेना। किसने इसको तोड़ा था और किसने इसको बनाया था, कहाँ पर है, ये बताना है। ठीक है, भारत का विश्वविद्यालय था, ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन, ठीक है, कब खोली गई थी? तो 1853 में खोली गई थी, आपको आंसर पता है। और एक डेट और याद रखे, अप्रैल 1853 में थी। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक केवीएस का है, वहां से क्वेश्चन जो है आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। तो लगभग 90% 95% जो क्वेश्चन है वो दोनों में रेलेवेंट रहे। तो इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचा है तो देख लेते हैं। नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो आप सभी बच्चे जो है रिवीजन के लिए डेली क्लासेस करिए, डेली क्लासेस आती रहेगी। इसके अलावा आप सभी बच्चों को एक और बात ध्यान रखनी कि अपना भी रिवीजन की एक हैबिट बनाइए। ठीक है, अपनी स्पीड, सब बच्चे अपनी स्पीड से पढ़ते हैं, तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो उस ज़्यादा स्पीड को यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने डाउट के लिए आ रहे हैं या रिवीजन के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम समझा के थोड़ा स्लो ही करवाएंगे। आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन कीजिए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो थोड़ा मोटिवेशन के लिए दो तीन बात मैं कहना चाहूँगा कि आप फेल होंगे या पास होंगे, यही टेंशन सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, आप बस पास होंगे। ठीक है, दूसरा, आपकी फेल होने के लिए तो दुनिया वेट कर रही है, लेकिन आपके पास होने के लिए आप और आपका परिवार ही वेट कर रहा है। ये ध्यान रखिए कि कौन खुश होगा, किसको खुशी मिलेगी आपकी सक्सेस से। एक तो आपको मिलेगी, एक आपके जो चाहने वाले आपके परिवार के सदस्य हैं वो आपके साथ हैं, वो उनको खुशी मिलेगी। और वो खुशी के मोमेंट को याद कीजिए, वो एक ड्रीम है जो आपको अचीव करना है, जिसमें आपने अपने आप को साबित भी करना है, अपने परिवार को प्राउड भी फील करवाना है, और अपने परिवार को स्टेबिलिटी भी देनी है, इकोनॉमिक रूप से उसको साउंड भी बनाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे आपको मिलेगी, तो इसलिए चीज़ों को छोड़ना नहीं है। वैकेंसीज आर ऑन द वे। डीएसएसबी की वैकेंसी अभी हाल ही में प्रमोशन हुआ है, डीएसएसबी पीआरटी के टीचर्स का। तो पहले जो उन्होंने डाटा दिया था 4,000 के आसपास वैकेंसी, तो अब पॉसिबिलिटी है कि वो 5,000 हो जाएंगी पीआरटी के लिए। उसमें आपको डाइट वाले जो बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हो गए हैं और बीएड वाले भी हो गए हैं। ठीक है, केवीएस की वैकेंसी वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं 3-4 महीने पहले ही कि इतनी वैकेंसी निकालेंगे, प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। और दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि फाइलें घूम रही हैं इधर से उधर। आज कौन से कॉर्नर पे, कौन से नुक्कड़ पे, कौन से समोसे की दुकान के पास उन्होंने फाइल देखी, सब। असल में ये केवीएस के हर एम्प्लॉय को पता है कि वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और केवीएस का एक रूटीन है कि वो जून से, अभी 5-6 वैकेंसी मैंने स्टडी की, अक्टूबर के बीच में पब्लिश कर रहा है, तो कभी भी वैकेंसी आ सकती है। आपको बस तैयारी करनी है, तैयारी करते रहिए। ये श्योर है कि वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, आप इस चीज़ में घबराए नहीं। और आपने इन क्वेश्चन से ये भी आइडिया लगा लिया होगा कि ज़्यादातर तैयारी, 80 से 90% तैयारी सेम ही होती है। सिलेबस में आपका वेटेज जो है वो बदल जाता है, अदरवाइज ये तैयारी सभी एग्जाम की सेम है। तो सभी एग्जाम में अप्लाई कीजिए, अपने ऑप्शन ज़्यादा बढ़ाइए। फिर भी कोई दिक्कत है आप जो है मैसेज करें, आपकी कोई क्वेरी है मैसेज करें। टेलीग्राम पे मैसेज करें, टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो आपको क्विज में पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा। जैसे आप एक टेस्ट देते हैं, वो फ्री में आपको बहुत सारे क्विज आपको करवाए जाते हैं। 50-50 क्वेश्चन के क्विज आपको डेली करवाए जा रहे हैं, सीडीपी के, ठीक है, जीएस के, बाकी चीज़ों के, हिंदी के। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगाइए कि कितनी सारी फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा। तैयारी करना चाहते हैं, डेली टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को रिदम दे सकते हैं, पहले गियर से दूसरे में शिफ्ट करके, तीसरे में शिफ्ट करके, या अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा के।
ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं, अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दें। आप नए हैं चैनल पे जुड़े हैं तो फिडियाज एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जो आपके साथ तैयारी करते हैं, उनके साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाइए और उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। और बाकी आपको ये तो बता ही दिया कि केवीएस या डीएसएसबी के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, डेमो क्लास देखिए और आप एनरोल कर सकते हैं। आपको एक कूपन दिया हुआ है आज़ादी, उस आज़ादी कूपन से आपको 33% डिस्काउंट रहेगा। ये कब तक वैलिड है मैं कंफर्म नहीं करा क्योंकि ये मैंने क्रिएट नहीं करवाया, लेकिन ये अभी एक्टिव है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो अब एक नया वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए कि कैसे केवीएस की तैयारी करनी शुरू करें, कैसे तैयारी करें, क्या करें, क्या ना करें। एक ही फुल वीडियो में ऐसा कंटेंट लेके आएँगे जो आपको हेल्पफुल होगा। कैसे तैयारी करें, क्या करें, क्या ना करें, रिवीजन कैसे करें, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अभी कैसे करें टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम के दौरान कैसे करें, सारी चीज़ें लेके आएँगे। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।